जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। एक बार फिर मिल रहे हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू किया था और जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर किया था डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेशन के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स के बारे में जाना और जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से एंजाइम्स हैं एज वेल एज कौन से ग्लैंड्स की सिक्रीशन इन्वॉल्व है जिससे डाइजेशन होती है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है, रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है और उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ये सब आज पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप इस डायग्राम या फिर इस पिक्चर से देख सकते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आएगी तो नोज यानी कि नॉस्ट्रल्स का हमेशा जिक्र होगा। तो नॉस्ट्रल्स हम सबके पास हैं, नॉस्ट्रल्स हम सबके पास हैं। एक नोज के अंदर दो नॉस्ट्रल्स हैं, दो ओपनिंग्स हैं जिनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। कोई ऐसा है जिसके पास एक नॉस्ट्रल हो? नहीं ना, सबके पास दो नॉस्ट्रल्स हैं। बाय डिफॉल्ट भगवान ने दो नॉस्ट्रल्स ही भेजी हैं आप सबको, है ना। तो नॉस्ट्रल से हम लोग इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, यानी कि एयर अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सटर्नल पार्ट क्या है? नॉस्ट्रल्स। उसके बाद यही एयर यहाँ पे इंटरनल लेयर्स में जाएगी, यानी कि नेजल कैविटी में जाती है। और फिर आगे जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड एज वेल एज एयर का, और उसके बाद एयर आती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ये एक बेसिक और थोड़ा सा जर्नल आइडिया ले लिया हमने रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है। द थिंग इज, रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग इनहेलेशन क्यों कर रहे हैं? सांस अंदर ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जिंदा रहना है। प्लांट्स के अंदर आप पढ़ के आए थे कि ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर कार्बोहाइड्रेट का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक रेस्पिरेशन तो आप ये जानते हैं कि हमने इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन ली और एक्सेल कर दिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। बट द थिंग इज, एक रेस्पिरेशन ये भी बोलती है कि वही ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की उसका यूज होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी कि उसका ब्रेकडाउन ऐसे सब्सटेंसेस में करने के लिए जिससे हमें एनर्जी आसानी से मिल सकती है। हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और हमने फूड इनटेक तो किया, बट उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो ही हमें बताता है कि रेस्पिरेशन से मिलती है। क्योंकि रेस्पिरेशन से जो हमें ऑक्सीजन ली हमने, वो ऑक्सीडाइज करेगा उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या फिर कार्बोहाइड्रेट को, और वो ऐसे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा जिससे हमें एनर्जी लेना बहुत आसान हो जाता है। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखेंगे एटीपी। जब भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोलॉजी में एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा एटीपी दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम बना के थोड़ा सा जनरल आइडिया देती हूँ मैं आपको। ये आपका नोज, और ये यहां से आता है, ये है नोज, मेरी डायग्राम से जज नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका माउथ, ये यहाँ पे है बक्कल कैविटी, और ये एरिया है फेरिंग्स। ठीक है,
नोज के पास 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं, यहाँ पे 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं जहां से हमने इनहेलेशन करना है। इनहेल करेंगे एयर को, हवा को अंदर लेके जाएंगे नॉस्ट्रल्स के थ्रू। उसके बाद ये आएगी यहाँ पे इंटरनल लेयर्स में, या फिर नेजल कैविटी बोलते हैं, या फिर नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी और चैम्बर। उसके बाद यही सेम एयर आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे फूड और एयर एक साथ है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो खाना खाएंगे वो भी इसके थ्रू ही जाएगा, और जो हवा आप इनहेल कर रहे हैं, जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं, वो भी फेरिंग्स के थ्रू ही जाएगी। गॉट इट? फेरिंग्स के बाद नीचे एयर आएगी, इसको बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, जिसमें एयर फेरिंग्स के बाद जाएगी, दैट इज ट्रेकिया, इसको बोलते हैं विंड पाइप। उसके पैरेलल एक पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ट्यूब पढ़ी थी, दैट इज ईसोफेगस। उसके पैरेलल ईसोफेगस जा रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आया है ईसोफेगस, फूड पाइप। गॉट इट? ट्रेकिया को पढ़ते हैं। ट्रेकिया अभी हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन है, ट्रेकिया को अटेंशन देनी है बच्चों अभी तो, है ना। दिस इज विंड पाइप, यहीं से एयर जाएगी। अब ध्यान देंगे, यहाँ ट्रेकिया के ऊपर ना एक फ्लैप होता है। एक तो इसकी ओपनिंग है ट्रेकिया की, जिसमें से एयर अंदर गई। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप होता है, जैसे कि ये ओपनिंग है और इसके ऊपर एक ऐसे फ्लैप होता है, ये लगा लीजिए। जैसे ये एक ओपनिंग दिख रही है आपको और इसके ऊपर एक ऐसे फ्लैप होता है, ऐसे करके फ्लैप। तो ये फ्लैप को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक फ्लैप होता है थोड़ा सा, ये ऐसे करके, इस फ्लैप को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। जब यहाँ से एयर आती है तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा ऊपर की तरफ, बट जब फूड आ रहा है ना तो ये बंद हो जाता है, ताकि हमारी विंड पाइप में फूड ना जाए। तो जैसे ही फूड आएगा, जैसे ही हमने खाना खाया, एक बाइट ली, तो ये कवर कर लेगा ट्रेकिया को, ताकि इसके अंदर ना फूड आ जाए। और जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, जब फूड नहीं खा रहे हैं, तो ये ओपन हो जाता है। तो मतलब एयर के पैसेज के लिए ओपन हो जाएगा, अगर फूड है तो ये बंद हो जाएगा, ताकि वो डायरेक्ट ईसोफेगस में जाए, यानी कि फूड पाइप में जाए। यहाँ पे सेम ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लेरिंग्स। कहाँ पे लिखे इसको? अच्छा वेट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स, लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। जो हम बोल पा रहे हैं, जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये वॉइस बॉक्स का काम होता है, लेरिंग्स का काम होता है। ठीक है, तो लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। ये ट्रेकिया के ऊपर ही है। ठीक है, ग्लॉटिस पता लग गया, एपिग्लॉटिस पता लग गया, ये लेरिंग्स पता लग गया, वॉइस बॉक्स। और ये ट्रेकिया के थ्रू एयर गई अंदर, दिस इज विंड पाइप। आगे ओके, स्टार्ट फ्रॉम दिस। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमने कवर कर लिया, पेयर्ड अबव द लिप्स, 2 नॉस्ट्रल्स हैं जहां से इनहेलेशन करेंगे। देन वी हैव द नेजल चैम्बर, जिसको नेजल कैविटी भी बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम, इसके अंदर हेयर एंड म्यूकस है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखिए, नेजल चैम्बर के अंदर म्यूकस और हेयर होता है। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों, ये जानते हैं। एक तो ये हेयर और म्यूकस जो है डस्ट ट्रैप कर लेते हैं। आपने जो भी एयर इनहेल की है वो क्लियर थोड़ी ना है, वो क्लियर थोड़ी ना, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना। उसके अंदर कुछ पैथोजेंस भी होंगे, कुछ प्रोटेक्शन तो हमें डिजीजेस से ये हमारे हेयर्स और म्यूकस ही प्रोवाइड कर देते हैं, जो नेजल चैम्बर के अंदर है। तो वो डस्ट को ट्रैप कर लेंगे, उसको कैच कर लेंगे, कैच डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस और हेयर दोनों ही हेल्प करते हैं। ठीक है, देन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। इसका मतलब क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन? अगर ड्राई एयर है ना, अगर बाहर हमारे पास मॉइस्चर नहीं है और हवा बहुत ड्राई है, उसके अंदर नमी नहीं है, तो उसको मॉइस्चराइज करना,
मॉइस्चराइज करना, उसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करना, एयर के अंदर थोड़ी नमी लेके आना, ह्यूमिडिफाई करना, तो ये काम होता है म्यूकस का और हेयर्स का। देन कंडीशनिंग ऑफ द एयर, इसका मतलब क्या है? कंडीशनिंग ऑफ द एयर, ये वर्ड एज इट इज क्वेश्चंस में आता है। कंडीशनिंग ऑफ द एयर किसका फंक्शन है? नेजल चैम्बर का, जिसके अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है, ये इसमें हेल्प करते हैं। कंडीशनिंग ऑफ द एयर का मतलब बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना एयर को। ओके जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर पे न्यूट्रलाइज करना एयर को। अगर ठंडी हवा है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको गर्म करना, और अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर उसको ठंडा करना। मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एयर आए। ज्यादा ठंडी आ गई तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादा गर्म आ गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पे एयर को लेके आना जो हमने इनहेल की है। गॉट इट? तो ये 3 फंक्शन है, याद रखेंगे कि एक तो डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, दूसरा ह्यूमिडिफाई करेंगे, अगर एयर ड्राई है तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ह्यूमिडिफाई करना, नमी लेके आना उसमें। तीसरा है कंडीशनिंग ऑफ द एयर, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होगा। गॉट इट? देन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एज वेल एज एयर का। लेरिंग्स आपने पढ़ लिया। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके ऊपर एक कवरिंग है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है लेरिंग्स, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और इसकी एंट्री को बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। उसके ऊपर एक फ्लैप होता है ऐसे करके, उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। गॉट इट? ये लेरिंग्स जाके खुलता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हमने बोला विंड पाइप, जहां से हवा जाएगी। ठीक है, अब ये विंड पाइप जो है ट्रेकिया, दैट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थॉरिक्स। मिड थॉरिक्स मतलब ये वाले रीजन, मिड रीजन तक, यहाँ पे जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, ये ट्रेकिया वहां तक जाएगा। ट्रेकिया मिड थॉरिक्स तक एक्सटेंड होगा और फिर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई, डिवाइड हो जाएगा। ब्रोंकस इज अ सिंगुलर वर्ड, ब्रोंकाई इज प्लूरल। बहुत सारी ब्रोंकाई बन जाएंगी ट्रेकिया की। ये देखिए, ये ट्रेकिया आया और ये डिवाइड हो गया यहाँ पे ब्रोंकाई में, मतलब एक से ज्यादा ब्रोंकियो, ब्रोंकस। ब्रोंकस इज सिंगुलर, ब्रोंकाई इज प्लूरल वर्ड। ठीक है, प्लूरल को बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये सेम ट्रेकिया आगे जाके डिवीजन कर लेगा, अपनी लंग्स के अंदर जाने के लिए डिवाइड कर लेगा, कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स बनाएगा, नैरो ट्यूब्स बनाएगा। उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। देन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, जो ट्रेकिया है वो एक विंड पाइप है, हवा लेके जा रही है। अब वो एक ट्यूब की तरह है, अब उसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, वो कोलैप्स ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, इसके लिए उसके पास एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे ही आपका ट्रेकिया है, ये आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर ऐसे सी शेप में कुछ रिंग्स हैं। ये रिंग्स क्या करती हैं? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, इससे बचा के रखती हैं इसको, ये सी शेप्ड रिंग्स। कार्टिलेज की रिंग्स हैं, फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल भी है और एज वेल एज उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। ठीक है, देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार ये जान लो छोटा सा डायग्राम में। जब ट्रेकिया यहाँ पे आके डिवाइड हुई ब्रोंकाई में, उसके बाद उससे भी पतली पतली ट्यूब्स, बहुत थिन ट्यूब्स बन रही हैं लंग्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्योल्स। ये बहुत छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स, कलर चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्योल्स। ये दीज ऑल आर ब्रोंक्योल्स, यहाँ पे मेंशन भी है ब्रोंक्योल्स। और ये ब्रोंक्योल्स आगे जाके बनाती हैं एल्वियोलाई। ये देखो, इस डायग्राम में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे बताते हैं। ये ट्रेकिया आया, ट्रेकिया ने डिवाइड किया, ये ट्रेकिया ने डिवाइड किया कुछ, इसके बाद ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स बनी इनको बोलते हैं ब्रोंक्योल्स, इनको बोलते हैं ब्रोंक्योल्स। अब इन ब्रोंक्योल्स ने आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई।
इन ब्रोंक्यूल्स ने आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। वहां पे आपको डायग्राम में छोटा सा दिख रहा होगा एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। मतलब लंग्स का जो सारा काम है वो कौन कर रहा है? एल्वियोलाई। हम बोलते हैं कि लंग्स के अंदर एयर फिल्टर हो रही है, बट उसका मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसका मेन फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने फंक्शनल। बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं एक लंग में और यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, वो सब कौन परफॉर्म कर रहा है? एल्वियोलाई ही करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्लियर करके एल्वियोलाई के बारे में ही पढ़ते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब सिर्फ एल्वियोलाई के बारे में जानते हैं। अभी आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लंग्स का। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मस्क्यूलर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बोरी या फिर एक बैग की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, वेस्कुलर है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई है इसके पास। जब मैंने आपको बोला कि ये ऐसे ब्रोंक्यूल्स हैं और ये आपके पास एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, ब्लड वेसल्स हैं बहुत एक्सेसिव अमाउंट में। वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है इसके पास। देन exchange of O2 and CO2 by diffusion। डिफ्यूजन याद आ रहा है? गैस मूव करती है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है और बाहर कम है, तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी, और ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज करवाएंगे, O2 और CO2 के बीच का एक्सचेंज करवाते हैं। तो ये तीन आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई है, और देन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय डिफ्यूजन। अब ब्लड सप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? यहां से ब्लड के थ्रू O2 और 1 सेकेंड, ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ ब्लड के थ्रू ये O2 अंदर गया और CO2 बाहर आ गया, ऐसे एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, जहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अब अगर ये O2 ऑर्गन या फिर टिश्यूज के पास जाएगा तो ब्लड वेसल्स वैसे भी लेके जाएंगे। ठीक है, फिल्टर करना है इसने, तो बस एयर को फिल्टर करना है। O2 और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। अगर टिश्यूज और ऑर्गन्स में CO2 ज्यादा है तो CO2 को फिल्टर करवाएगा, ये बाहर एक उसका एक्सक्रीट करवाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर O2 ज्यादा है तो O2 अगर इसके अंदर टिश्यूज के अंदर ज्यादा हो गई है तो फिर CO2 का एक्सचेंज करवाएगा ये। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा एल्वियोलाई को, O2 एंड CO2 के एक्सचेंज में इसका रोल इन्वॉल्व है। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ब्रोंकियोल्स के बारे में बता दिया, वो एंड होते हैं आगे जाके एल्वियोलाई में। अब एक और वर्ड है यहाँ पे, दैट इज डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या चीज है? ये एग्जैक्टली लंग्स के नीचे है। डायफ्राम ये लंग्स के नीचे है। इसका मतलब क्या है? जब भी डायफ्राम आएगा तो डायफ्राम क्या होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी मसल। डायफ्राम को बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेटरी मसल।
जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करे, उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का नॉर्मल शेप जो होता है बाय डिफॉल्ट इट इज डोम शेप्ड। ये जो अभी आपको शेप दिख रही है डायफ्राम की, इसको बोलते हैं डोम शेप। ठीक है, जब आप इनहेल करेंगे, जब आप अंदर हवा को लेके जाएंगे, आप इनहेल करेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पे लंग्स जो एक्सपैंड कर जाएं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए, तो डायफ्राम जो है अपने आप को उस टाइम पे फ्लैट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब आप इनहेल कर रहे हैं एयर को, डायफ्राम फ्लैटन्स, फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेगा। अभी तो डोम शेप्ड है, जब आप हवा को अंदर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे, तो ये फ्लैट कर लेता है अपने आप को, ताकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को हम लोग इनहेल कर सके। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये राइट लंग है एंड दिस इज लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रेकिया, ठीक है। राइट लंग के अंदर होते हैं 3 लोब, 1, 2 एंड 3, 3 चैम्बर्स कह लीजिए, 3 ऐसे बॉक्सेस हैं, है ना, 3 सेपरेशन। तो 3 लोब्स होते हैं राइट लंग के अंदर, और ये थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। तो इसके अंदर हम कहते हैं 3 लोब्स एंड 2 फिशर्स। फिशर्स मतलब 2 सेपरेशंस हैं, एक तो ऊपर और नीचे सेपरेट कर रहा है ये वाला सेप्टम, और ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन कर रहा है ये वाला सेप्टम। तो 2 फिशर्स हैं, 3 लोब्स हैं। और लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब होते हैं, 1 एंड 2, और सिर्फ एक फिशर होता है, यानी कि एक सेपरेशन होती है। ठीक है, ये वाला जो होता है लेफ्ट लंग, ये थोड़ा नैरो होता है, ये ब्रॉड नहीं होता, थोड़ा नैरो होता है। और दूसरा, इसके पास यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल होती है, जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। आप एक स्पेस अवेलेबल होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। मतलब क्या है, कार्डियक से याद आ रहा होगा, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, हमारा दिल, हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हमारा दिल होता है यहाँ पे कार्डियक नॉच में, लेफ्ट लंग की तरफ। ठीक है, तभी बोलते हैं कि हमारा दिल थोड़ा लेफ्ट की तरफ है ना, लेफ्ट में है हमारी बॉडी में। द थिंग इज, लेफ्ट लंग की तरफ होता है हमारा ये कार्डियक नॉच अवेलेबल, इसी जगह पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो ये था लंग्स का डिवीजन, आपको बता दिया। राइट लंग में 3 लोब हैं और लेफ्ट लंग में 2 ही हैं। एल्वेलाई पढ़ लिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इधर, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट यार ये सबको पता होगा, बड़ा ही कॉमन है। क्या है, बचपन से सुनते आए हैं, हीमोग्लोबिन। हम सबके अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसके थ्रू ही ये सब सारा काम हो रहा है, कि ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है ना, सब काम कर रहा है ये। और वो कैरी कौन कर रहा होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसको HB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ये 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन चाहिए उसका 100% में से तो 97% जो काम कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो हीमोग्लोबिन ही करवाता है। तो क्वेश्चन में आ जाएगी रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन है। गॉट इट, ह्यूमंस के अंदर है ये हीमोग्लोबिन। देन ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग सेल टू ऑब्टेन एनर्जी। गॉट इट। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपको, अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक रेस्पिरेशन होगी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज इनहेल किया आपने एयर को और फिर एक्सहेल कर दिया, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो बाहरी काम हम लोग कर रहे हैं, नॉस्ट्रल्स का रोल इन्वॉल्व है, अंदर लिया सांस को और बाहर छोड़ दिया।
अब एक आती है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो आप प्लांट में भी पढ़ के आए थे कि ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का या फिर कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ब्रेक डाउन क्यों होता है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, यानी कि एटीपी मिल सके। ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग सेल टू ऑब्टेन एनर्जी इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। कैसे? C6H12O6 प्लस O2 ब्रेकडाउन होता है एनर्जी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और दिस इज ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिलती है एनर्जी, एटीपी, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर दी बाय प्रोडक्ट्स। ब्रीदिंग था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अभी पढ़ के आए हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड CO2 प्रोड्यूस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट करवाते हैं, तो उसका फंक्शन, और जो हम ऑक्सीजन हमारे सेल्स और टिश्यूज को चाहिए उसका फंक्शन को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग, और ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नॉस्ट्रल से लिया सांस, नेजल चैम्बर में गया, नेजल चैम्बर में हेयर और म्यूकस हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंट्रैप किए उन्होंने, ह्यूमिडिफाई किया एयर को, मॉइस्चर दिया थोड़ा सा एयर को, फिर उसे कंडीशनिंग की, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आए, फिर वो फेरिंग्स में आया जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स के बाद जाता है वो ट्रेकिया में, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक फ्लैप है दैट इज एपिग्लॉटिस। ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, बहुत सारे ब्रोंकाई दोनों लंग्स में जाएंगे, और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवीजन करते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और लंग का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। अब एल्वियोलाई ही O2 और CO2 को एक्सचेंज करवाएंगे, वहां पे वेस्कुलर सप्लाई बहुत अच्छी है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, उसके थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और जो ऑक्सीजन टिश्यूज हमारे और ऑर्गन्स को चाहिए वो उन तक पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। गॉट इट? तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी पता लग गया, इंटरनल रेस्पिरेशन पता लग गया, जो हम प्लांट में ही पढ़ के आए थे कि रेस्पिरेशन क्या चीज है, कि ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं। अब आपको पढ़ के आए हैं आप पहले भी कि ग्लूकोज जो है ना, उसका ब्रेकडाउन जब पहले एक सब्सटेंस हमें मिलता है दैट इज पायरुविक एसिड और पायरुवेट। प्लांट्स की रेस्पिरेशन में एक वर्ड आया था ग्लाइकोलाइसिस करके, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या बोला था कि कॉमन प्रोसेस है, चाहे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले या फिर ना ले, यानी कि वो ऑक्सीजन में है अवेलेबल या फिर नहीं है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता था? साइटोप्लाज्म में। इसका भाई ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ग्लूकोज को इसने पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में तोड़ना ही तोड़ना है, इतना तो ये तोड़ेगा ही इसको। ग्लाइकोलाइसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसको फर्क नहीं पड़ता, और इसने अपना साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, प्रोसेस होगा, और हमारे पास ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट बन जाता है, और 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाती है, या फिर इसको कह लीजिए थोड़ी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। बट इसके बाद अब फंक्शन आएगा, अब रोल आएगा कि ऑक्सीजन है ऑर्गेनिज्म के पास या फिर नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, अब अगर ऑक्सीजन है ऑर्गेनिज्म के पास तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट आप पढ़ के आए थे, दिस इज व्हाट, यूनिसेल्युलर फंजाई, याद आ रहा है? यूनिसेल्युलर फंजाई, अगर ऑक्सीजन नहीं है उसके पास बिल्कुल भी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ईस्ट के अंदर फंक्शन होगा, ईस्ट के अंदर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और अगर लैक ऑफ O2 है, थोड़ी सी है ऑक्सीजन थोड़ी सी नहीं है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 नहीं है, प्रॉपर जितनी सेल्स को O2 चाहिए उतनी O2 नहीं है, तो वो होता है हमारे पास फंक्शन परफॉर्म लैक ऑफ O2 में मसल्स के अंदर।
और अगर सफिशिएंट O2 है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसमें इन्वॉल्व और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर सफिशिएंट O2 हो तो हम बोलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं? एब्सेंस ऑफ O2 में क्या होगा, एनएरोबिक, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। अच्छा अब ध्यान देंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो बोला, अब लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। अभी आगे किस में टूटता है, यही सेम पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो क्या बनाएगा। यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। ये पायरुविक एसिड और पायरुवेट क्या बनाएगा, हमारे पास बनाता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने उस टाइम भी बताया था कि एनर्जी बनती है बट कम बनती है एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनारोबिक में एनर्जी कम बनेगी। तो यहाँ पे आया इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि ईस्ट के अंदर है। ईस्ट के लिए एक टर्म याद रखेंगे, यही सेम एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, यानी कि ईस्ट को यूज करते हैं बेकरी में, तो इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 बनता है और ये CO2 का यूज किया जाता है, जो आटा होता है, जो डो होता है, गुना हुआ आटा, उसके अंदर फुलावट आ जाए, वो थोड़ा स्वेल अप हो जाए ब्रेड्स बनाने के लिए, है ना। तो उसमें ये जो ईस्ट है उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये CO2 रिलीज करता है, और ये CO2 जो है वो डो को स्वेल अप करने में हेल्प करती है, यानी कि आटा जो है वो थोड़ा सा फूल जाए ताकि ब्रेड्स बन जाए उससे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। अगर लैक ऑफ O2 है बट कम है, सफिशिएंट नहीं है सेल्स के लिए, जितनी सेल्स को चाहिए उतनी नहीं है, तो मसल्स के अंदर होता है लैक ऑफ O2 में रेस्पिरेशन, एंड दैट इज, उसमें क्या बनता है पायरुविक एसिड से, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड के कारण आपको बहुत थकावट फील होगी, मसल्स में पेन होगा, और इस टर्म को हम बोलते हैं मसल फैटीग। मसल्स में पेन होता है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मसल फैटीग, ठीक है। अगर O2 सफिशिएंट है, अच्छी खासी अमाउंट में O2 है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और क्या बनता है, CO2 कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट का, तो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ध्यान देंगे यहाँ पे और कुछ नहीं बना है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी तब इथेनॉल बन रहा था, ठीक है। और जब लैक ऑफ O2 था, यानी कि ऑक्सीजन अच्छी नहीं थी अमाउंट में, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रही थी। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे पास बनता है CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वाटर और एनर्जी बहुत अच्छी बनती है एज कंपेयर टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है। गॉट इट। नेक्स्ट, लंग्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा। अब प्लूरा से एक टर्म रिलेट कर दें, सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था माइकोप्लाज्मा करके, याद है, एक वर्ड पढ़वाया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मोनरा किंगडम का था, दैट इज, उसका दूसरा नाम क्या था, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो वर्ड यहाँ से आ रहा था, वो लंग्स की फ्लूइड से लिया था। तो लंग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा रिलेट हो पा रहा है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसकी डिस्कवरी हुई थी तो वो लंग्स की फ्लूइड से हुई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पे प्लूरा जो है वो लंग से रिलेटेड है। अब आपको लर्न करना भी आसान हो जाएगा कि मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं लंग्स की, दैट इज प्लूरा। और लंग्स के पास डबल मेम्ब्रेन है, गॉट इट। राइट लंग मैंने आपको बताया ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, और शॉर्ट है, छोटा है हाइट में, और उसके पास कार्डियक नॉच नहीं है, यानी कि राइट लंग की तरफ कार्डियक नॉच नहीं है, हार्ट जो है राइट लंग की तरफ नहीं है। और इसके पास 3 लोब्स हैं, 2 फिशर्स यानी कि 2 सेपरेशंस हैं, या फिर सेप्टम, गॉट इट। देन लेफ्ट लंग लॉन्ग एंड नैरो है, और कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कार्डियक नॉच जिसके अंदर हार्ट है, जिसके अंदर दिल है, वो लेफ्ट लंग की तरफ है। 2 लोब्स है
और एक सेपरेशन है, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है लेफ्ट लंग और एक सेपरेशन है उसके अंदर, वन फिशर। ये थोड़ा सा लंग्स के बारे में जान लिया। देन रिब केज। अच्छा बच्चों, हमारे जो लंग्स हैं वो रिब केज के अंदर, यानी कि एक केज यानी कि एक पिंजरे के अंदर है। वो पिंजरा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को। लंग्स बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, विसरल है, स्मूथ है, डेलिकेट है, उसको एक प्रोटेक्शन दी हुई है हमारी बॉडी में रिब केज ने। ये पूरा यहाँ पे रिब केज है और उसी के अंदर लंग्स हैं हमारे, प्रोटेक्टेड है, कह लीजिए एक पिंजरे के अंदर प्रोटेक्टेड है। गॉट इट। लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस केज और इस केज को हम बोलते हैं रिब केज। अब वेंट्रली यानी कि आगे से लंग्स को किसने प्रोटेक्शन किया हुआ? वेंट्रली हमारे पास स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन है। वेंट्रली आगे से जो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया वेंट्रल होता है, ये सामने वाला हिस्सा। यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम एक बोन है, या फिर उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन देती है। और डॉर्सली पीछे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। पीछे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है जो लंग्स को प्रोटेक्शन देती है। और लेटरली यहाँ पे साइड में रिब्स हैं। रिब्स आप हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके रिब्स हैं, बोन्स हैं, एक तरीके की रिब्स हैं। वो रिब्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं लंग्स को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो लेटरली यानी कि साइडवेज रिब्स प्रेजेंट हैं। लोअर साइड पे नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम आप अभी पढ़ के ही आए हैं। डायफ्राम का नॉर्मल शेप क्या होता है? डोम शेप्ड। इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है? उसको फ्लैटन हो जाएगी वो इनहेलेशन के टाइम पे, ताकि लंग्स की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम बढ़ सके। ठीक है, वो नीचे की तरफ हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। अभी वो डोम शेप्ड है, अभी वो ऐसे है, ऐसे। गॉट इट। ये हो गया वेंट्रली स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन है। डॉर्सली पीछे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। लेटरली रिब्स प्रेजेंट है। लोअर साइड पे डायफ्राम है। डायफ्राम फ्लैटन्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नोट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज 18 to 20 टाइम्स पर मिनट। 18 से 20 बार एक एडल्ट ह्यूमन इनहेल और एक्सेल करता है, दैट इज ब्रीदिंग। इनहेल और एक्सेल, दैट इज वन ब्रेथ। गॉट इट। इनहेल भी करना और एक्सेल भी करना, दैट इज वन ब्रेथ। और 18 से 20 बार ऐसा हो जाता है एक मिनट के अंदर अंदर। गॉट इट। 18 to 20 टाइम्स, ये एज सच एज फैक्ट की तरह क्वेश्चन आ जाता है। 18 to 20 टाइम्स पर मिनट। ओके, यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम देख लीजिए आप। ये डायफ्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, डोम शेप डायफ्राम। ये हार्ट कार्डियक नॉच में लेफ्ट लंग की तरफ है, समझ पा रहे हैं? कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग की तरफ है और यहीं पे बीच में हार्ट है। ठीक है, ये ब्रोंकस, एक को बोल देते हैं ब्रोंकस, और ढेर सारी होंगी तो बोल देंगे ब्रोंकाई। दिस इज रिब, ये लेटरल साइड में दिखाई हुई है आपको रिब्स, लेटरल साइड में। ये हमारी एपिग्लॉटिस है, फ्लैप ओवर द ट्रेकिया। ये लेरिंग्स है जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और मेल्स के अंदर एडम्स एप्पल, मेल्स के अंदर आपको एडम्स एप्पल दिखता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है ये, मेल्स के अंदर यहाँ पे एडम्स एप्पल दिखता है आपको, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर दिखता है ना। देन वी हैव द ट्रेकिया, दिस इज विंड पाइप। और ये आगे बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी और ये एंड में बन रहे हैं एल्वियोलाई, ये बन रहा है एल्वियोलाई। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, दो प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पे लंग्स के पास, और ये उसकी फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड अवेलेबल है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है, कोई फ्रिक्शन ना आ पाए लंग्स के पास, कोई रगड़ ना लगे उसको, और उसको प्रोटेक्शन दे, तो कुशन की तरह रहती है ये प्लूरल फ्लूइड, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। एंड देन वी हैव द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में पता लग गया अब सब कुछ। O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करवा रहा है, वेस्कुलर सप्लाई बहुत अच्छी है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है इसके पास, एल्वियोलाई के पास, और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लंग्स का। गॉट इट। देन वी हैव रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ओके, एक सेक्शन है, अभी हमने सारा पढ़ लिया, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया, और ये लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, सब पढ़ लिया। अब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या चीज है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, कितनी इनहेलेशन कर रहा है, कितनी कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन, या फिर कितना सांस छोड़ सकते हैं और कितना फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, a healthy person can inhale or exhale about 6000 to 8000 ml of air per minute। एक नॉर्मल ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन जिसको कोई डिजीज नहीं है, कोई ब्रीदिंग डिसऑर्डर नहीं है,
वो बंदा क्या कर सकता है, इनहेल या फिर एक्सेल कर सकता है 1 मिनट के अंदर 6000 से 8000 ml ऑफ द एयर। 6000 से 8000, 6000 to 8000 ml ऑफ एयर वो इनहेल या फिर एक्सेल कर सकता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में ब्रीदिंग रेट क्या था, 18 से 20 बार कर सकता है। और ml ऑफ एयर इन 1 मिनट इज व्हाट, 6000 to 8000। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम है आप नॉर्मल इनहेल कितना कर सकते हैं, नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल कितना कर सकते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सेलेशन। नॉर्मल कितनी एयर अंदर लेके जा सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। 500 ml आप लोग नॉर्मली इनहेल कर सकते हैं या फिर एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज 500 ml। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, 500 ml तो आप नॉर्मल इनहेलेशन कर सकते हैं, उसके बाद भी और कितना इनहेल कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली तो कर लिया, फोर्सफुली और कितना इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2500 to 3100 ml, आप 500 ml इंस्पायर कर लिया आपने, उसके बाद भी आप 2500 से 3100 यानी कि 2500 to 3100 ml ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। टाइडल वॉल्यूम को ध्यान में रखेंगे, टाइडल वॉल्यूम क्या बोल रहा था कि 500 ml आप एक्सपायर कर सकते हैं। नॉर्मली आपने एक्सपायर किया, सांस लिया, छोड़ दिया, एक्सपायर कर दिया, वो कितना था नॉर्मल 500, बट उससे अगर मैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन, अगर मैंने और ज्यादा एक्सपायर कर दिया, 500 तो निकाल दी हवा, बट और भी ज्यादा एक्सपायरेशन कर रही हूँ मैं, हवा और बाहर निकाल रही हूँ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करती हूँ नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो वो हमारे पास कितना है 1200 ml। मतलब मेरी लंग्स की इतनी कैपेसिटी है कि मैं और भी एक्सलेशन कर सकती हूँ, तो वो कितना है 1200 ml फोर्सफुल एक्सपायरेशन। 500 ml के अलावा 1200 ml मैं और एक्सपायर कर सकती हूँ। गॉट इट। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब आपने 500 ml भी एक्सपायर कर दिया जो कि आपकी टाइडल वॉल्यूम थी, उसके बाद आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर कर दिया, 1200 ml भी निकाल दी हवा, अब भी आपके लंग्स के अंदर कुछ हवा बच जाती है, एंड दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग। उसके बाद भी जो एयर आपके लंग्स के अंदर बच जाए, वट एवर द रिमेनिंग एयर आफ्टर द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज द टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद कितनी बच जाती है 1100 to 1200 ml। अब जान पा रहे हैं कैपेसिटी लंग्स की कितनी अच्छी कैपेसिटी है। 500 ml भी एक्सेल कर दिया आपने और ये 1200 ml भी एक्सेल कर दिया, अब भी आपके एयर लंग्स में कुछ एयर है, और वो कितनी है 1100 to 1200 ml। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा अवेलेबल होगी, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। गॉट इट। टाइडल लंग कैपेसिटी, अब लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइडल लंग, सॉरी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, आई एम सो सॉरी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको टीएलसी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबको जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बच गई वो एयर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हैं वो, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपायरेशन या फिर इनहेलेशन में जो एयर आप लोग नॉर्मली इनहेल करेंगे या फिर एक्सपायर करेंगे वो, एंड देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल है, नॉर्मल इनहेल कर लिया 500 ml आपने, 500 ml, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई, फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर लिया, उसके बाद लंग्स में कितनी और एयर बच जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बची रहेगी, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन निकाल दो तो भी रेजिडुअल वॉल्यूम बची रहेगी, तो उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इन चारों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। गॉट इट। इतनी एयर तो हमेशा बचेगी, वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद इतनी हमेशा बचेगी। देन वी हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ह्यूमंस के अंदर तो बहुत आसान है लर्न करना, हमारे पास तो लंग्स हैं, ह्यूमंस के पास तो लंग्स है ना, हमारे पास क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वेलाई है जो कि फिल्टर कर रहे हैं एयर को, O2 और CO2 को एक्सचेंज करवाते हैं। बट कुछ और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या है,
हमारे पास लंग्स हैं और ये सेम लंग्स फ्रॉग के अंदर भी होते हैं। एक एम्फीबियन है ये, फ्रॉग इज व्हाट, एम्फीबियन। बर्ड्स जो कि एव्स में आते हैं, लीजर्ड्स रेप्टाइल्स में। इनके अंदर भी, सबके अंदर क्या है, लंग्स हैं। कैमल, कैटल, काओ, बफलो वगैरह, इन सब के अंदर लंग्स हैं। गॉट इट? ये तो मैमल्स हैं, इन सब के अंदर लंग्स हैं। स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। वो किसके अंदर? फ्रॉग के पास लंग्स भी हैं और वो स्किन के थ्रू भी कर लेता है। यही एक्सचेंज वो O2 और CO2 का स्किन के थ्रू भी करता है, एज वेल एज अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म फेमस है, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये एक टर्म एज इट इज होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब वो अपना बॉडी सरफेस यूज करके O2 और CO2 का एक्सचेंज करे, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देन वी हैव गिल्स। गिल्स किसके अंदर है? फिशेस के अंदर है और प्रॉन के अंदर है, एक्वाटिक, पानी में रहने वाले। ठीक है। देन दी ट्रेकिया। ट्रेकिया इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं। ट्रेकिया कहाँ पे होते हैं? इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं। जैसे कि आप बटरफ्लाई लगा लीजिए, हाउस फ्लाई लगा लीजिए, ये सब क्या है? इंसेक्ट्स हैं। स्पाइडर इंसेक्ट है, उन सब के अंदर क्या होता है? O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए ट्रेकिया होता है। देन बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस में आपका ये भी आ गया, अर्थवॉर्म भी आ गया, स्किन आ गया। और एमीबा अपना पूरा बॉडी सरफेस के थ्रू, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, याद आ रहा है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास तो कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, वो एक ही सेल उसका सारा काम करता है। रिप्रोडक्शन भी वही कर रहा है, डाइजेशन भी वही कर रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है। एमीबा और यूग्लिना ये दोनों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं। इनके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बॉडी सरफेस। गॉट इट? तो ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए। आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लिया, और रेस्पिरेशन में जिसमें हमने इंटरनल रेस्पिरेशन जान ली, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि ब्रीदिंग है, इनहेलेशन ऑफ द एयर एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द CO2। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक